महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के साथ ही इंग्लैंड के प्रभुत्वशाली इतिहास के एक युग का अंत हो गया। महारानी एलिजाबेथ का जन्म 1926 में हुआ और मात्र 26 वर्ष की आयु में ये इंग्लैंड की महारानी बन गई और अपनी अंतिम श्वास तक 70 वर्ष से अधिक समय तक ये इंग्लैंड के महारानी पद पर रहीं। किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए इतने लंबे समय तक इतने पावरफुल पद पर रहना एक असामान्य बात है। ऐसे क्या योग महारानी एलिजाबेथ की जन्म कुंडली में थे जिन्होंने कि उनको एक राजशाही परिवार में जन्म दिया। उसके बाद मात्र 26 वर्ष की आयु में उनको इंग्लैंड जैसे बड़े शक्तिशाली देश की महारानी बना दिया और फिर उनको 70 वर्ष से अधिक समय तक इस पद पर कार्य करने की क्षमता प्रदान की। आज के इस वीडियो में हम महारानी एलिजाबेथ की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको विशेष बनाते हैं और ऐसे कौन से योग हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को साधारण से विशेष बना देते हैं। महारानी एलिजाबेथ की जन्म कुंडली मकर लगन की है। एक बार हम इनकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों पर निगाह डाल लेते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह भी किसी साधारण स्थिति में नहीं बैठे हैं। आप देखेंगे इनकी कुंडली के लग्न में ही मंगल उच्च का होकर बैठा है और यहाँ पर रोचक योग का निर्माण कर रहा है। साथ में गुरु नीच का होकर बैठा है, किंतु गुरु यहाँ पर नीच का नहीं है क्योंकि गुरु का नीच भंग मंगल के द्वारा हो रहा है। द्वितीय भाव में धन भाव जिसको कहा जाता है, वहाँ धन का कारक शुक्र स्वयं में बैठा है। ऐसे में धन भाव की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तीसरे भाव में बुध नीच का होकर बैठा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर किसी व्यक्ति का बुध नीच का हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होता, स्ट्रेटेजी ऐसा इंसान बहुत अच्छे से नहीं बना सकता। तो अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल में कमज़ोर है या स्ट्रेटेजी बनाने में कमज़ोर है तो वो 70 वर्ष से अधिक समय तक शासन नहीं कर सकता। यही इस कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता है कि बुध यहाँ पर नीच का दिखता है, किंतु नीच का होकर भी बुध इस कुंडली की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। देखिएगा किसी भी कुंडली में अगर आपको बुध नीच का दिखता है तो सबसे पहले तो ये मानकर चलिएगा बुध को नीच का दोष ना के बराबर लगता है, या स्वयं में बुध को नीच का दोष अगर थोड़ा बहुत लगता भी है तो बुध कुंडली की स्ट्रेंथ फिर भी बढ़ाता है, क्योंकि बुध जब भी नीच होता है बुध की सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि कन्या राशि में होती है। और ज्योतिष का एक नियम है कि कोई ग्रह जब अपनी राशि को अपने कारक भाव को देखता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बुध यहाँ पर नीच का होकर अपनी ही राशि कन्या राशि को देख रहा है जो कि इस कुंडली के नवम भाव में आती है। तो ऐसे में बुध नीच का होकर भी इस कुंडली में भाग्य परिवर्धन का काम कर रहा है, भाग्य में वृद्धि कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य उच्च का होकर बैठा है। फिर आप देखेंगे इस कुंडली के छठे भाव में राहु अपने परम मित्र बुध की राशि में बैठा है, अपने कारक भाव में बैठा है और उस राशि में बैठा है जिस राशि में राहु सबसे ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली के केंद्र में सप्तम भाव में कर्क राशि में चंद्र बैठा है। स्वराशि चंद्र इस कुंडली की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर आप देखेंगे इस कुंडली के आय भाव में लाभ भाव में इस कुंडली का लग्नेश बैठा है और लाभ भाव में लग्नेश के बैठने से 1 और 11 का संबंध बन जाता है। और फिर आप देखेंगे इस कुंडली के द्वादश भाव में केतु बैठा है और केतु के लिए कहा जाता है कि केतु के लिए सबसे अच्छी प्लेसमेंट 12 भाव होती है और इस कुंडली के 12 भाव में गुरु की राशि आती है जहां पर कि केतु उच्चता का भान करता है। कुछ ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि केतु मीन राशि में उच्च होता है, कुछ का मानना है कि केतु धनु राशि में उच्च होता है, किंतु निर्विवादित रूप से सभी विद्वान ये मानते हैं कि
केतु सबसे शुभ फल गुरु की राशियों में प्रदान करता है और ऐसे में केतु अगर 12 भाव में बैठे तो केतु बहुत ज्यादा पावरफुल होकर किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग कारक बन जाता है। तो सबसे पहले तो इस कुंडली में बैठे ग्रहों की स्ट्रेंथ ही ये बताती है, प्लेसमेंट ये बताता है, उनकी राशि ही ये बताती है कि ये कुंडली अपने आप में विशेष है। इस कुंडली में इस ग्रह स्थिति में जन्म लेने वाला स्त्री या पुरुष निश्चित तौर पर एक शाही परिवार से बिलोंग करता होगा। देखिएगा, ज्योतिष में, नाड़ी ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना गया है। महारानी एलिजाबेथ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ। आप देखेंगे सूर्य इस कुंडली के केंद्र में अपनी उच्च राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है, जो कि दिखाता है कि पिता का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है। जिस भी परिवार से ये बिलोंग करती हैं उसका स्टेटस बहुत हाई है। और आप देखेंगे सूर्य की उच्च राशि से दृष्टि इस कुंडली के 10वें भाव पर है। 10वां भाव जो कि राज सत्ता का प्रतीक है, वहां पर उच्च के सूर्य की दृष्टि आती है। तो ऐसे में ये दिखाता है कि इनके परिवार का जो प्रोफेशनल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। उसके बाद आप देखेंगे 10वें भाव के त्रिकोण में दशमेश स्वयं बैठा है, जो कि शुक्र है, और इसलिए यहां पर 10वें भाव की पॉलिटिकल स्टेटस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में लग्नेश और आयेश का परिवर्तन है। जब भी किसी कुंडली में लग्नेश और आयेश का संबंध बनता है, लग्नेश और द्वित्वेश का आयेश का संबंध बनता है, तो ऐसे में कुंडली में फाइनेंशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। ज्योतिष का सीधा सा नियम है, 2-11 का, 1-11 का, 2-5 का संबंध अगर किसी कुंडली में बनता है तो ऐसे व्यक्ति के पास अतुल धन होता है। अब देखेंगे इस कुंडली में 2 भाव का स्वामी होकर शनि लाभ भाव में बैठकर 2 और 11 का संबंध बना रहा है, और द्वितीय भाव का स्वामी 11 में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे कि 2, 5 और 11 का संबंध बना रहा है। तो यहां पर 2 बहुत ही बड़े राजधन योग इस कुंडली में बनते हैं, जो कि फाइनेंशियल लेवल पर इस कुंडली को अपने आप में अद्वितीय बना देते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि लग्नेश का राशि परिवर्तन भी है। लग्नेश का राशि परिवर्तन होने से लग्नेश और आयेश का संबंध बन जाता है, यानी कि अपने हाथ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पावर है। तो ऐसे में इस कुंडली का लग्नेश और आय भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और गुरु जो कि नीच दिख रहा था उसका 2 बार नीच भंग हो जाता है। पहला तो मंगल से, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का बैठा है, और उसके बाद जब शनि मंगल से परिवर्तन करता है तो गुरु के साथ युति करता है। तो ऐसे में गुरु को डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है। और गुरु को डबल स्ट्रेंथ मिलने का मतलब है कि गुरु जो कि नैसर्गिक रूप से भाग्य का कारक है, वो लगन में बैठकर इस स्त्री के भाग्य में परिवर्तन कर देता है। और जैसे कि मैंने अभी पीछे कहा कि बुध की दृष्टि 9वें भाव पर है, बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर है और भाग्य भाव का स्वामी है। तो ऐसे में भाग्य के दोनों कारक, नैसर्गिक कारक गुरु, भाग्य का तत्कालिक कारक जो कि इस कुंडली में बुध है वो, और भाग्य भाव, क्योंकि गुरु की दृष्टि और बुध की दृष्टि दोनों की भाग्य भाव पर दृष्टि है। तो ऐसे में ये तीनों के तीनों स्ट्रेंथ में आने से इस लेडी का भाग्य इसको इतनी ऊंचाइयों पर ले आता है। मात्र 26 वर्ष की आयु में इनको इंग्लैंड जैसे प्रभुत्वशाली देश की महारानी बनाकर एक अखंड साम्राज्य का सुख प्रदान करता है। इंग्लैंड के इतिहास में ये सबसे अधिक समय तक महारानी रहने वाली स्त्री है। तो यानी कि इंग्लैंड के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे प्रबल कुंडली इस महिला की है। उसके बाद आप देखेंगे नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। अब जीव कारक ग्रह की अगर आप स्थिति देखेंगे तो वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। सबसे पहला तो शुक्र
अपनी मित्र राशि में बैठा है और शुक्र के त्रिकोण में बैठा है राहु। तो यहां पर शुक्र और राहु का संबंध बनने से शुक्र यानी कि स्त्री में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। शुक्र और राहु का संबंध यहां पर नागमणि योग बनाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है, फाइनेंशियली बहुत बड़ा अचीवमेंट आ जाता है। तो शुक्र के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है और यहां पर आप देखेंगे शुक्र के ऊपर कहीं से कहीं तक कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर इस पूरी कुंडली में देखें तो कोई भी ग्रह अपने आप में कमजोर दिखता ही नहीं है, हर ग्रह में अपने आप में ताकत है। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, मैंने उसमें आपसे कहा था कि जब किसी व्यक्ति के केंद्र भाव भरे हुए हों तो उस व्यक्ति को एक नॉर्मल से बहुत बड़ा स्टेटस मिलता है। और आप देखेंगे इस कुंडली के 3 केंद्र भाव भरे हुए हैं। लग्न में 2 ग्रह हैं जिनमें कि एक उच्च का है, चतुर्थ भाव में एक ग्रह है जो कि उच्च का है, और सप्तम भाव में जो ग्रह है वो स्वराशि है। तो ऐसे में इस कुंडली के 3 केंद्र भाव इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से यहां पर एक अखंड रूप से साम्राज्य प्राप्त करने की स्थिति बन रही है। और उसके बाद शत्रु भाव में राहु खुद से बैठकर इनको शासन करने की क्षमता प्रदान कर रहा और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान कर रहा है। 12 भाव से केतु इनके विदेश से संबंध सुधार रहा है और विदेश में इनके प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। अब नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सूर्य जो कि राज्य शक्ति का कारक ग्रह है उसके त्रिकोण में केतु बैठा है और यहां पर सूर्य और केतु का संबंध बनने से ध्वज योग का निर्माण हो रहा है। और ध्वज योग अति उच्च स्थिति में बन रहा है क्योंकि सूर्य जो राज शक्ति का कारक है वो उच्च है और केतु अपने कारक भाव में और अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो उच्च कोटि का यहां पर ध्वज योग बन रहा है। उसके बाद गुरु, मंगल, चंद्र और शनि का आपस में संबंध होने से महा प्रताप योग बन रहा है। उसके बाद आप देखेंगे शुक्र और राहु का संबंध त्रिकोण से बनने से यहां पर नागमणि योग बन रहा है। तो इतने सुंदर योग अगर किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में मिलेंगे तो निश्चित तौर पर वो कहीं का राजा तो होगा ही होगा। तो ये कुछ विशेष योग हैं जो महारानी एलिजाबेथ की कुंडली में बनकर उनको एक लंबे समय तक राज करने वाली, इंग्लैंड के इतिहास में सबसे लंबा राज करने वाली महिला बना रही हैं। देखिएगा 2, 4, 5 साल के लिए किसी स्टेट का सीएम बनना, 10 साल के लिए कहीं का पीएम बनना, ये अपने आप में एक साधारण बातें होती हैं, मगर 70 साल किसी देश की महारानी बनकर रहना ये अपने आप में बहुत ही असाधारण बात है। 10 साल कोई पीएम बन गया तो वो अपने आप में इतिहास में अमर हो जाता है। एक दिन के लिए भी कोई पीएम बन गया तो वो अमर हो जाता है, मगर ये 70 वर्ष से अधिक समय से इंग्लैंड की महारानी है। इतनी कम आयु में ये महारानी बनी। अगर देखें तो इनके बेटे चार्ल्स भी अब इंग्लैंड के महाराज बने हैं, मगर कितनी आयु में जाकर बने हैं? 70 वर्ष से अधिक की उम्र है और इस उम्र में महाराज बनने का सुख अगर उनको, राजसत्ता का सुख अगर उनको मिलता है तो ये अपने आप में इतना बड़ा सुख नहीं कहला सकता जितना कि रानी एलिजाबेथ ने सत्ता का सुख भोगा है। महाराज चार्ल्स की कुंडली का भी मैं विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग हैं जिस वजह से वो इतना लेट महाराज बने और आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।